हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के विद्युत रसायन चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे ईंधन सेल, ठीक ना। ईंधन सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक ना, जिसको हम लोग बैकऑन सेल बोलते थे। अब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना, तो ईंधन सेल के कुछ लाभ हम लोगों को देखना है और ईंधन सेल की कुछ सीमाएं हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद बच्चों हम लोग आएंगे संचारण वाले टॉपिक पे, ठीक ना। तो देखते हैं, देखिएगा सभी लोग। हेडिंग है ईंधन सेल के लाभ, ठीक ना। ईंधन सेल के लाभ क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होता है फ्यूल सेल का, उसको हम लोगों को देखना है। देखिएगा, पहला पॉइंट है कि यह सेल प्रदूषण मुक्त होता है। मतलब ईंधन सेल का जब भी हम लोग यूज करते हैं बच्चों, तो इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है, ठीक ना। यानी ईंधन सेल जो होता है प्रदूषण मुक्त होता है, इससे 1% का भी प्रदूषण आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा, इसकी दक्षता, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसकी जो दक्षता होती है ईंधन सेल की जो दक्षता होती है 70%। मतलब ईंधन सेल जो होता है 70% दक्षता दिखाता है, 70% इसकी क्षमता होती है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक ना। सबसे अच्छा सेल माना जाता है ईंधन सेल, ठीक ना। तो ये इसकी दक्षता जो होती है, इसकी क्षमता जो होती है वो 70% होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, गैसों की लगातार आपूर्ति अगर किया जाए, ठीक ना। ईंधन सेल में अगर लगातार एनोड और कैथोड पर हम लोग ईंधन के रूप में गैसों को प्रवाहित करते रहें, ठीक ना, ईंधन के रूप में किसको, गैसों को प्रवाहित करते रहें, तो ये सेल लगातार काम करता है। यानी ये सेल डेड नहीं होता है ना, सेल मृत नहीं होता है। जब तक इसके ऊपर ईंधन आप प्रवाहित करते रहेंगे गैसों के रूप में, वैसे ये सेल कार्य करता रहेगा, ठीक ना। ये सेल कभी मृत नहीं होगा। बात समझ में आ गया। तो ये सेल लगातार चलने वाला है, मृत होने वाला सेल नहीं है। बस कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोडों पर आपको लगातार गैसों को प्रवाहित करना है, ईंधन के रूप में गैसों को लगातार प्रवाहित करेंगे, ये सेल आपको कभी डेड अवस्था में नहीं मिलेगा, ठीक ना। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों, यह सेल जो होगा 70 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक ना। ये सामान्य जो टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें, जो सामान्यतः हम लोग इस टेम्परेचर को प्राप्त कर सकते हैं, 70 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह सेल कार्यशील हो जाता है, यानी कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यानी 70 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह सेल क्या करता है, कार्य करता है, ठीक ना। तो बच्चों ये सेल के हम लोगों ने क्या पढ़ा, लाभ, ठीक ना। सेल के कुछ लाभ थे जिसमें हम लोगों ने एक एक करके सभी पॉइंटों को समझा। अब हम लोग समझते हैं कि ईंधन सेल की सीमाएं क्या है। तो ईंधन सेल की सीमाओं की बात करें अगर हम लोग, ध्यान से देखिए, पहली सीमा क्या है ईंधन सेल की भाई, कि ईंधन सेल में अगर हम लोग देखते हैं तो संक्षारण का खतरा होता है। संक्षारण का खतरा कैसे, ईंधन सेल में जब हम लोग विद्युत अपघट्य पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो विद्युत अपघट्य पदार्थ जो होता है वो द्रव होता है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो बताइए, ये जलीय विलयन का मतलब क्या है, द्रव है, और ये द्रव होगा तो इसमें संक्षारण की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी बच्चों, संक्षारण की क्रिया होगी। यहाँ पे लिखा भी गया है कि विद्युत अपघट्यों के प्रयोग के कारण जंग लगने का खतरा होता है। जंग लगने का मतलब संक्षारण का ही एक प्रक्रिया है, जंग लगना, ठीक ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो विद्युत अपघट्यों के प्रयोग के कारण जंग लगने का खतरा होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरी सीमा होती है कि गैसीय ईंधन जो होता है, ठीक ना, गैसीय ईंधन, हम लोग एनोड और कैथोड पर गैसीय ईंधन तो प्रोवाइड करते हैं, और यदि हम लोग इलेक्ट्रोड की बात कर लें तो इलेक्ट्रोड पर जो हम लोग उत्प्रेरक के रूप में कार्बन की ग्रिड जो होती है, कार्बन की जो छड़ होती है, ठीक ना, कार्बन छिद्रित कार्बन में हम लोग प्लेटिनम या पैलेडियम धातु भरते हैं, वो क्या होता है, ठोस होता है। विद्युत अपघट्य उसमें हम लोग जो प्रयोग किए होते हैं वो क्या होता है, द्रव होता है। तो गैस, ठोस और द्रव, इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना थोड़ा सा कठिन होता है। ये चीज हम लोग देखते हैं, देखिएगा, गैसीय ईंधन, द्रव विद्युत अपघट्य तथा ठोस उत्प्रेरक के मध्य संबंध स्थापित करना कठिन होता है। यानी आपने जो इलेक्ट्रोडों पर गैसीय ईंधन प्रवाहित किया है, उसके बाद उसमें जो विद्युत अपघट्य आपने द्रव अवस्था में प्रयोग किया है, और जो इलेक्ट्रोड लगे हैं उसमें प्लेटिनम या पैलेडियम जो आपने उत्प्रेरक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में आपने इलेक्ट्रोड के रूप में जो प्रयोग किया है, कार्बन की ग्रिड में प्लेटिनम या पैलेडियम ऑक्साइड को भर करके, ठीक ना,
जो एक तरह से उत्प्रेरक का भी कार्य करते हैं। तो इन तीनों के मध्य ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं हो गई बच्चों। इन तीनों के मध्य ये संबंध स्थापित करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हमारे पास तीन अवस्थाएं हैं और तीनों को एक ही सेल में एक साथ संबंध स्थापित करके व्यवस्थित करना है, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है, लेकिन फिर भी स्थापित करते हैं हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं। प्लेटिनम या पैलेडियम बहुत महंगे होते हैं। इस सेल में जो हम लोगों ने अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड में जो कार्बन, छिद्रित कार्बन होता है उसमें प्लेटिनम या पैलेडियम के ऑक्साइड भरे गए होते हैं। ये प्लेटिनम या पैलेडियम जो होता है ये महंगे होते हैं बच्चों, इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक ना। तो ये महंगे होते हैं, तो ये भी एक सीमा इसकी हो सकती है। अच्छा आगे हम लोग बात करें निम्न ताप तथा उच्च दाब पर ना। निम्न ताप तथा उच्च दाब पर गैसीय ईंधन का रख रखाव कठिन होता है। ये जो सेल होता है निम्न ताप और उच्च दाब पर कार्य करता है। निम्न ताप तथा उच्च दाब पर, ठीक ना, कार्य करता है। तो इसमें जो गैसीय ईंधन होता है, इस गैसीय ईंधन का रख रखाव थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। ये इसकी सीमाएं होती है बच्चों। हम लोग ईंधन सेल की सीमाओं के बारे में देख लिए, और ईंधन सेल की अगर हम लोग बात करें तो ईंधन सेल के लाभ और ईंधन सेल की सीमाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग अगली टॉपिक पे आते हैं। जो अगला टॉपिक हम लोगों का है संक्षारण, जिसको हम लोग कोरिजन बोलते हैं। देखिए अगला टॉपिक है बच्चों संक्षारण। संक्षारण को हम लोग कोरिजन बोलते हैं। देखिएगा संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु, ठीक ना, जब कोई धातु नमी या वायु के संपर्क में आता है, नमी या वायु के संपर्क में आता है तो धातु की जो सतह होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, संक्षारण कहते हैं, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोहा होता है, लोहे को जैसे ही नमी या वायु के संपर्क में हम लोग छोड़ देते हैं, है ना, तो उसकी ऊपर की सतह जो होती है धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। वही घटना आपकी क्या है, संक्षारण। जैसे देखते हैं जब कोई धातु नमी तथा वायु के संपर्क में आती है तो उसकी सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, तो इसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना कौन सी क्रिया है, संक्षारण की क्रिया है। चांदी का बदरंग हो जाना, चांदी का बदरंग होना भी संक्षारण की क्रिया है बच्चों। आगे हम लोग बात करते हैं तांबे व कांसे की सतह पर हरे रंग की परत जमना। तांबे और यदि हम लोग कांसे की बात कर लें तो ये इस पे हरे रंग की जो परत जम जाती है, ठीक ना, ये भी संक्षारण की क्रिया होती है। एल्यूमिनियम की सतह का धुंधला होना, एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं आपके घरों में देखते हैं बहुत बार हम लोग यूज करते हैं तो वो धुंधला हो जाते हैं, उनकी चमक धीरे धीरे गायब हो जाती है, ठीक ना। तो एल्यूमिनियम के जो पात्र होते हैं, ठीक ना, उनकी सतह का धुंधला होना भी क्या कौन सी क्रिया है, संक्षारण की क्रिया है, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बात करेंगे संक्षारण की क्रियाविधि क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों जंग लगने की क्रियाविधि ना, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। जंग लगने की क्रियाविधि, ठीक है। जंग लगने की क्रियाविधि की अगर बात किया जाए तो जंग लगने की क्रियाविधि में हम लोग समझते हैं कि अगर हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है और उस पे जंग की क्रियाविधि को हम लोगों को समझना है, तो लोहे के किसी दबे हुए भाग पर अगर जल की कण इकट्ठी है, जल की बूंद जो है वो क्या है, एक जगह पे इकट्ठी है, तो जितना पार्ट जल के बूंद के संपर्क में होगा लोहे का, वो एनोड का कार्य करता है, और लोहे का जो हिस्सा वायु के संपर्क में होता है बच्चों वो कैथोड का कार्य करता है। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, ठीक ना। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पे एक लोहे का टुकड़ा है, लोहे के टुकड़े के दबे हुए भाग पर, ठीक ना, एक जल की बूंद आकर के व्यवस्थित है। तो जल की बूंद लोहे के जितने हिस्से पर है वो एनोड का काम करेगा, और जो लोहा वायु के संपर्क में है वो कैथोड का काम करेगा। मतलब जल की बूंद को छोड़कर बाकी जो लोहा का जितना भी पार्ट है वो किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है जब लोहे के संपर्क में जल की बूंद आती है तो वह एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है, तथा इस एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, मतलब ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक ना। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तथा लोहा जो वायु के संपर्क में होता है, मतलब जहाँ पे जल की बूंद नहीं है,
जो लोहा वायु के संपर्क में होगा वो कैथोड का कार्य करेगा और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। क्या होती है बच्चों? कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे देखते हैं हम लोग अभिक्रिया की अगर बात करें तो Fe जो है Fe+2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। ठीक ना। और यदि हम लोग कैथोड की बात करें तो बताइए कैथोड का काम कौन कर रहा है? जो वायु के संपर्क में लोहे का टुकड़ा है। तो वायु का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन से है। O2 जो है 4H+ से ये अभिक्रिया करेगा और एनोड का निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? कैथोड पर, और ये किस में बदल जाएंगे? H2O में, जल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपको ध्यान से देखना है बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से हमको बैलेंस करना है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, Fe+2 में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। यहाँ पे कैथोड पे क्या हुआ? ऑक्सीजन 4H+ से अभिक्रिया किया और यहाँ पे एनोड का निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आया और ये बना दिया 2H2O, जल का निर्माण कर दिया। ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये 4H कहाँ से आ रहा है ना? हाइड्रोजन 4H हाइड्रोजन आयन आया कहाँ से? तो हमको पता है कि जो जल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ संपर्क करेगा। ठीक ना, ये आपस में अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाएंगे H2CO3। और हम सभी लोगों को पता है कि कार्बोनिक अम्ल अति दुर्बल अम्ल होता है जो H+ हाइड्रोजन आयन में और कार्बोनेट आयन में टूट जाता है। तो यही हाइड्रोजन आयन कैथोड पर आकर अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, जल में परिवर्तित होता है। किसमें? जल में परिवर्तित हो जाता है। अब हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले रिएक्शन में 2 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। और 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों? देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 2Fe+O2+4H+, आगे एरो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2Fe+2+2H2O। तो ये कुल रिएक्शन आ जाएगा आपका एनोड और कैथोड का। ठीक है, अब ये आपको पता करना है, जैसे Fe+2 बनेगा तो वायुमंडलीय अभिक्रिया होती है और इस वायुमंडलीय अभिक्रिया के द्वारा जंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जंग का। कैसे देखते हैं इसको? देखिए वायुमंडलीय अभिक्रिया द्वारा जंग का निर्माण कैसे होगा बच्चों? यहाँ पे जो कुल अभिक्रिया में Fe+2 और H2O प्राप्त हुआ है, ये क्या करेगा? Fe+2 और H2O जब वायु से अभिक्रिया करेंगे, किससे अभिक्रिया करेंगे? वायु से। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में एनोड और कैथोड के द्वारा जो हम लोगों को कुल रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त हुई, जिसमें Fe+2 और 2H2O जो मिला, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके किसमें कन्वर्ट होगा? Fe2O3 में, और 4H+ यहाँ से बाहर निकालेंगे, हाइड्रोजन आयन यहाँ से क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएंगे और Fe2O3 जब x मोल H2O से अभिक्रिया करेगा ये जंग का निर्माण करेगा। Fe2O3 इंटू x H2O, यही आपका जंग होता है। अगर आपसे कोई पूछे जंग का फार्मूला क्या होता है तो आप यही बताएंगे Fe2O3 इंटू x H2O। ठीक ना। इस प्रकार से ये जंग यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इस प्रकार से ये जंग का निर्माण होता है किसी लोहे धातु के ऊपर। ठीक ना। तो इस प्रकार से जंग लगने की क्रियाविधि को हम लोगों ने देखा। इस प्रकार से किसी भी लोहे की सतह पर जंग लगता है। ठीक ना। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। हमने बोला कि लोहे का टुकड़ा है और लोहे के टुकड़े पर जल की बूंद इकट्ठी है, तो जल की बूंद जितने हिस्से लोहे को कवर की है वो एनोड का काम करेगा और जो लोहे का हिस्सा वायु के संपर्क में हो कैथोड का काम करेगा। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होगी। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होगी तो एनोड जो Fe होगा, एनोड में जो Fe होगा वो Fe+2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? रिलीज कर, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन जहां से बाहर निकल रहे हैं बच्चों ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और कैथोड की बात करें तो कैथोड पर ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो 4H+ से अभिक्रिया कर रहा है और एनोड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जा रहा है। ये सभी मिलकर आपस में जल का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? जल का। अब हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन H+ से अभिक्रिया करके 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनोड से आ रहे हैं। अच्छा, ये रिएक्शन होगा तो ये H2O बनाएगा। तो ये H+ कहाँ से है? हमने बताया कि जो जल है कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है
और कार्बोनिक अम्ल टूट जाता है H+ में और CO3 डबल माइनस में, ठीक ना। H+ और CO3 माइनस, यही H+ जाके यहाँ पे रिएक्शन करता है, ठीक है। वायुमंडलीय अभिक्रिया की बात की हमने कि कुल अभिक्रिया को जब हम लोग जोड़ते हैं, मतलब एनोड और कैथोड की अभिक्रिया को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2Fe + O2 + 4H+, इधर एरो यहाँ पे मिलेगा 2Fe + 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Fe + 2 + 2H2O, ठीक ना, ये मिलेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, वायुमंडलीय अभिक्रिया में ये जो Fe + 2 और 2H2O बना है, ये इतना पार्ट जो होगा ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा और ऑक्सीजन से विक्रिया करके Fe2O3 और 4H+ बनाएगा। Fe2O3 और 4H+ का निर्माण करेगा और ये Fe2O3 जो बना, ये Fe2O3 x मोल H2O से विक्रिया करेगा और ये जंग का निर्माण करेगा। इस प्रकार से जंग का निर्माण होता है, ठीक ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा जंग लगने की क्रियाविधि। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, संक्षारण से बचने के उपाय। संक्षारण से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसको आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। पहला, धातु की सतह को वायुमंडल के संपर्क में न आने देना, ठीक ना। जिस धातु को संक्षारण से बचाना है उस धातु की सतह को या धातु को वायुमंडल के संपर्क में न आने देना या वायु के संपर्क में न आने देना, ठीक ना। ये आप संक्षारण से इसको बचा सकते हैं, लेकिन वायुमंडल के संपर्क में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, ठीक ना। दूसरी बात करते हैं, धातु की सतह पर पेंट लगाना। यदि आपके धातु पर संक्षारण की क्रिया रोकनी है तो धातु की सतह पर हम लोग क्या कर देंगे, पेंट लगा देंगे। बच्चों हम लोगों ने देखा होगा, हम लोगों के घरों में जो खिड़की या दरवाजे लोहे के होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर जंग न लगे, ठीक ना, संक्षारण की क्रिया न हो, इसके लिए हम लोग पेंट का लेप लगा देते हैं, जिससे उस पर संक्षारण की क्रिया रुक जाती है, संक्षारण की क्रिया नहीं होती है, ठीक ना। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, अगला पॉइंट है संक्षारण से बचने के उपाय में कि धातु की सतह पर बिस्फिनॉल का लेप लगा देना। बिस्फिनॉल एक रसायन है जिसका लेप लगाने से संक्षारण की क्रिया रुक जाती है, ठीक ना। संक्षारण की क्रिया रुकने का मतलब ये है कि जो धातु है वो वायु या नमी के संपर्क में नहीं आ पाता है, ठीक ना। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट, धातु की सतह पर अक्रिय धातु जैसे SnZn, ठीक ना, टीन या फिर जिंक इत्यादि की परत चढ़ाना। यदि आपके पास कोई धातु है, धातु को संक्षारण की क्रिया से बचाना चाहते हैं तो जो कम क्रियाशील धातु होते हैं जैसे टीन हो गया, ठीक ना, या फिर जिंक हो गया, ठीक ना, इसको अगर हम लोग इस की परत को अगर उस धातु के ऊपर चढ़ा देते हैं तो धातु संक्षारण की क्रिया से बच जाता है, ठीक ना, उसमें संक्षारण नहीं होता है। ये संक्षारण के बचने के कुछ उपाय हैं। अच्छा, जिंक को जब परत चढ़ाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोला जाता है, ठीक ना। आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, गैल्वेनीकरण कहा जाता है, ठीक ना। ये बचने के उपाय, संक्षारण से बचने के उपाय हम लोगों ने देखा। तो जो आज की क्लास में हम लोग जंग लगने की क्रियाविधि, ठीक ना, संक्षारण से बचने के उपाय या इससे पहले की अगर हम बात कर लें तो ईंधन सेल के लाभ और ईंधन सेल की सीमाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक ना। संक्षारण क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। आगे आने वाले वीडियो में अगले टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।